ऑल राइट पीपल, लेक्चर नंबर 1 बेस बूस्टर क्लास जो हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ऑडिट की उसका पार्ट 1 कवर करा था। अब अपन इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुंच सके। चलो, अभी लेक्चर 1 में जो करा था ना उसको अपन क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं। देखो भाई, पहले हमने ऑडिटिंग का बेसिक मतलब समझा था। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब वो प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हुआ है क्या, उसके लिए ऑडिटर को अपॉइंट करा जाता है। और ऑडिटर क्या करता है उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। ऑडिटर बेसिकली एग्जामिनेशन करता है। एग्जामिनेशन मतलब डिटेल चेकिंग। एग्जामिनेशन कैसी होती है उसकी? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है। इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत सारी बातें होती है चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब सिंपल कि भाई जजमेंट कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। ठीक है, अब ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑफ एनी एंटिटी। एंटिटी से रिलेटेड तीन बातें थी: साइज, लीगैलिटी, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ऑडिटर व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू एग्जामिनेशन सो दैट आप इस पे ओपिनियन दे सको। ओपिनियन किस पे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? अब ओपिनियन, ओपिनियन से रिलेटेड हमने क्या बोला था कि देखो, ऑडिटर कोई ऐसा ऐरा गैरा इंसान नहीं है, चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट पर्सन है। और वो जो ऑडिट में काम करता है वो किसके बेसिस पे करता है? वो करता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे करता है। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एएस होते हैं, मतलब जैसे अकाउंट्स में एएस होते हैं, इंड एस होते हैं, वैसे हमारे ऑडिट में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होते हैं। बार बार इसका रेफरेंस आएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है। ठीक है, इसलिए इसके ओपिनियन को हम बोलते हैं, ओपिनियन को बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। और 100% गारंटी नहीं देता, क्या नहीं देता? 100% गारंटी नहीं देता बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। बट येस, इट गिव्स अ रीजनेबल अश्योरेंस, वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते भाई, कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन। याद आ रहा है आपको? ठीक है सर। अभी ओपिनियन, ओपिनियन में मैंने आपको एक बेस बताया था, एक बहुत बेसिक बातें हमने करी थी कि ओपिनियन दो तरीके का होता है। देखो, ऑडिटर क्या करता है? एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, वहां पे कुछ चीजें लिखी हुई होती है और साथ में अपना ओपिनियन देता है। ओपिनियन इज जस्ट अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड, या तो अनमॉडिफाइड देगा या मॉडिफाइड देगा। ठीक है, अच्छा, मॉडिफिकेशन में थ्री टाइप्स है: क्वालिफिकेशन, एडवर्स, डिस्क्लेमर, वो बात की बात है। बट बेस क्या है भाई? अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड। ठीक है, अच्छा, अनमॉडिफाइड में स्माइल है मतलब सब कुछ ओके है, और मॉडिफाइड में स्माइल नहीं है, रोते हुए साइन है, मतलब गड़बड़ है दया। ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, अब ओपिनियन अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? एक बेसिक चीज होती है जो ऑडिटर देखने की कोशिश करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। यही बेसिक फंडामेंटल होता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट देन ओके, गिव्स अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यू नीड टू गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, क्लैरिटी है, ये भी हमने बातें करी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने मिसस्टेटमेंट का मतलब समझा था। इसके बेसिक दो एग्जांपल्स दिए थे, क्लोजिंग स्टॉक का एग्जांपल दिया था, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, मिसस्टेटमेंट का डिफरेंस क्या, मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता है यार। एप्लीकेबल एफआरएफ जो रिक्वायर्ड करता है और एनटीडी ने जो रिपोर्ट करा, अगर उनके बीच में डिफरेंस है तो हम उसको किस में बोलते हैं? मिसस्टेटमेंट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, प्यार से इसको अपन क्या बोलते हैं? एसीपी दया, डिफरेंस इन एसीपी दया, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, एज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एंड एज एक्चुअली रिपोर्टेड, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस को मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान आता है क्या? अच्छा, देन एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ की डेफिनेशन भी है। ठीक है, हमने इसको सिंपल फॉर्म में बोला कि एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है। अरे कुछ नहीं भाई, एएस इंडिया शेड्यूल 3 ये तुम्हारा एप्लीकेबल एफआरएफ है। एंटिटी को देखना होता है कि उस पर कौन सा एप्लीकेबल एफआरएफ लग रहा है, एएस के बेसिस पे करना है, इंडियस के बेसिस पे लग रहा है, शेड्यूल 3 लग रहा है नहीं लग रहा है, या लेट से बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या चीज़ उस पर लग रही है, उसको ये देखना होता है। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? डन। और उसके बाद में हमने एक बेसिक बातें मटेरियलिटी की भी करी थी। मटेरियलिटी इज नथिंग बट ऐसी चीज जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। मटेरियलिटी उस एंगल से देखा जाता है कि भाई ये मटेरियल है क्या, ये यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा क्या। और एज ऑडिटर हमें किससे मतलब होता है? हमें मटेरियल में स्टेटमेंट से मतलब होता है। ठीक है,
ऐसे 320 में काफ़ी डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, अलग अलग टाइप की मटेरियलिटी होती है, बहुत बढ़िया डिस्कशन अपना इस पे चलेगा। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। तो ये हमने बातें करी थी। उसके बाद में मैंने आपको ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिखवाए थे यार, कहाँ गए? हाँ, अच्छा, हमने एग्जामिनेशन का मतलब देखा था डिटेल चेकिंग। व्हाट इज डिटेल चेकिंग? बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना। ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना क्यों? ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए, ताकि हम कंक्लूजन्स फॉर्म कर सके क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। सिंपल। ऑडिट प्रोसीजर आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनका डिस्कशन अपन ऐसे 500 में करेंगे। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। ऑडिट एविडेंस का मतलब भी हम डिटेल में ऐसे 500 में देखेंगे। ठीक है। पर बेसिक ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन गैदर करना फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर रिकॉर्ड। ठीक है। क्लैरिटी है क्या? क्लैरिटी है। अजी, इसके लिए एक बेसिक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, चलो। एक बेसिक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कंसेप्ट बूस्टर क्लास है, थोड़े से और कंसेप्ट अपन पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। लेट्स से एक्स लिमिटेड ओन्ड लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ अमाउंट 50 लाख। ठीक है। थोड़ा सा समझना, बैलेंस शीट में क्या हो रहा होगा? लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख का दिख रहा होगा। बेसिक बातें कर रहे हैं ना? ठीक है। अभी ऑडिटर क्या चीजें वेरीफाई करेगा? देखो। हम्म क्या ऑडिटर, मैनेजमेंट ने लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख का बोला, क्या मान लेगा क्या? क्या मान लेगा क्या? नहीं। ऑडिटर ये लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप चेक करेगा। मैं इस एग्जांपल में बहुत बड़ी बातें करूंगा अभी, है ना? थोड़ा सा फोकस करो यार, तुम्हारा फोकस किधर जाता है रे? ठीक है। अरे भाई, बाद में रिप्लाई कर देना उसको। ठीक है। कहीं इधर फोकस कर भाई। यहीं पे तेरा है ना ऑडिट का ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, डिफाइन होएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया ना तो तुम्हें ऑडिट बड़ा आसान लगेगी। फोकस कर मेरे भाई। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप ऑडिटर वेरीफाई करेगा। ठीक है। ओनरशिप वेरीफाई करेगा। अच्छा, तुम बेसिक कॉमन सेंस लगाओ। एक्स लिमिटेड की ये लैंड एंड बिल्डिंग है, तुम कैसे वेरीफाई करोगे? आंसर आना चाहिए। बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग कैसे वेरीफाई करोगे? सर, हम उसकी है ना सेल डीड देख लेंगे। सेल डीड देख लेंगे। सेल डीड को तुम बेसिकली इंस्पेक्ट करोगे, एग्जामिन करोगे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ठीक है। ये यही है तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, यही है मेरे भाई, यही है तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है सर। अच्छा, ये 50 लाख, ये जो बुक्स में आ रहा है, 50 लाख को मैं क्या ये वैल्यूएशन बोल सकता हूँ? 50 लाख को वैल्यूएशन बोल सकता हूँ? हाँ सर। तो ये वैल्यूएशन पे भी ऑडिटर प्रोसीजर लगाता है, चेक करने के लिए कि भाई ये 50 लाख ही है क्या। देखो, ऑडिटर को ढूंढना क्या है? मिसस्टेटमेंट। ठीक है। मिसस्टेटमेंट ही तो ढूंढना है ऑडिटर को। तो ऑडिटर बारीकी से देखता है भाई, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की बैलेंस शीट में आ रही है, तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की बैलेंस शीट में आ रही है तो भाई एंटिटीज को होल्ड करती है। जाओ भाई पेपर दिखाओ यार तुम्हारे यार। ठीक है। पेपर दिखाओ। अब तुम्हें पेपर दिखाओ से कुछ और ही आते आ रहा होगा। ठीक है, चलो पेपर दिखाओ। अच्छा, 50 लाख की वैल्यू है, किस बेसिस पे है भाई? पूरा हम कैलकुलेशन चेक करते हैं। ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और एग्जांपल दे। एक्स लिमिटेड की मशीन है 30 लाख की। एज एन ऑडिटर वेरीफाई ओनरशिप एंड वैल्यूएशन।
ठीक है, तो आंसर, अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें ओनरशिप वेरीफाई करना है मशीनरी की, कॉमन सेंस यूज़ करना भाई, पढ़ेगे आगे जाके ये सारी चीज़ें, बट कॉमन सेंस यूज़ करना मशीनरी की। तुम क्या देखोगे? सर मशीनरी परचेज करी है तो इनवॉइस होगा। हाँ, इनवॉइस में एक्स लिमिटेड का नाम होगा। बिल्कुल सर, तो बेटा ये वेरीफाई कर लेना, मंगवाए इनवॉइस। ठीक है, अच्छा, वैल्यूएशन के लिए क्या करोगे? वैल्यूएशन के लिए सिंपल यार, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। तुम देखोगे भाई प्रॉपर तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रखा है क्या, और कैलकुलेशन प्रॉपर है क्या, ये चीज़ें चेक करोगे तुम। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तुम बेसिकली जो एंटिटी तुम्हें डेटा देगा तुम उसको रिकैलकुलेट करोगे, अरे सही लगाया नहीं लगाया तुमने। ठीक है, देखो 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 देखो, कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। मैं तो तुम्हें नाम मतलब ही नहीं समझा रहा ज़्यादा, कुछ वर्ड आया रिकैलकुलेशन, इंस्पेक्शन, ज़्यादा डिटेल में अभी देखा ही नहीं है इनको। ठीक है, इस तरीके से ऑडिट होती है। क्लैरिटी आ रही है? थॉट्स में क्लैरिटी आ रही है? अच्छा, अभी मैंने तुम्हें क्या, ये कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है। अब ये एग्जाम्पल से हम किस तरफ जा रहे हैं उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे ना इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लो, और एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, असर्शन। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। असर्शन इज रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की है। अब मुझे एक चीज़ बताओ ना, असर्शन एक बहुत बड़ा टर्म है जो बार बार यूज आएगा। असर्शन क्या है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड? ABCD। अकाउंट बैलेंस, आपके स्टडी मटेरियल में ना चैप्टर नंबर 5 है, पूरा इसी पे चलेगा। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर। सर व्हाट इज अकाउंट बैलेंस? अरे कुछ नहीं है रे, बैलेंस शीट आइटम्स। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है सर? P&L। और डिस्क्लोजर क्या है मेरे भाई? नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रीअसर्शन क्या है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट अबाउट ABCD। लैंड इन बिल्डिंग 50 लाख, ये कौन असर्ट कर रहा है? मैनेजमेंट असर्ट कर रहा है। कौन असर्ट कर रहा है मेरे भाई? मैनेजमेंट असर्ट कर रहा है। ठीक है सर, ये असर्शन है। सिंपल, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट अबाउट ABCD, क्लास ऑफ अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट। वेरी गुड। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा? ये तो असर्शन का कॉन्सेप्ट है। एज अ ऑडिटर, ऑडिटर मेरे भाई तू क्या करेगा? ऑडिटर कैरी ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट। इस असर्शन में मैनेजमेंट ने जो असर्ट करा, मैनेजमेंट ने जो बताया, उसमें मिसस्टेटमेंट है क्या? ऑडिटर को वो ही तो पता करने हैं। और वो मिसस्टेटमेंट कैसे पता करेगा? सर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो ऊपर पढ़े थे। ठीक है, ये ऑडिट प्रोसीजर लगा के पता करेगा कि इनमें कुछ मिसस्टेटमेंट है क्या। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये असर्शन, ये जो ओन वैल्यूएशन अपन ने पढ़ा था, ओनरशिप अपन ने पढ़ा था। ओनरशिप बेसिकली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होता है, टेक्निकल टर्म, अपन उस पर नहीं जा रहे अभी। ये सब क्या होता है? असर्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और भी होते हैं, और भी होते हैं, पर अपन को भी एक बेसिक ज्ञान पता होना चाहिए। धीरे धीरे जब अपन जो चीज़ जहाँ पे पढ़नी है वहीं पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट में अपन ने ये चीज़ पकड़ने की कोशिश करी है। सर क्या है, एक बार कंक्लूड कर दो। देखो,
मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए थे जिससे आपको समझ में आया होगा कि भाई ऑडिटर कर क्या रहा है, ठीक है। मैंने असर्शन का मतलब हमने वहाँ से पिक करने की कोशिश करी है। व्हाट इज़ असर्शन? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट अबाउट व्हाट एबीसीडी अकाउंट बैलेंस क्लास और ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग इक्वल टू 50 लाख बैलेंस शीट में आया। तो हमने यहाँ से असर्शन की कैरेक्टरिस्टिक देखे कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख है तो ओनरशिप हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख है तो वैल्यूएशन हो गया एक तरीके से, और भी होते हैं, अपन ने तो 2 की बातें करी, ठीक है। एज ऑडिटर व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट, हमें यही तो देखना है। तो मैनेजमेंट बढ़िया ही कर रहा होगा, फिर तुम ऑडिट क्यों कर रहे हो? एज ऑडिटर तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर लगा कि यही तो देखना है कि मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। और मिसस्टेटमेंट, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो तुम किसकी तरफ जाते हो? नेगेटिव ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। और अगर सब कुछ बढ़िया है तो बढ़िया ना भाई, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। कनेक्ट द डॉट्स, कनेक्ट द डॉट्स मेरे भाई, कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। समझे? असर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, डिटेल में आगे जाके भी पढ़ेंगे, बट ये बेसिक मतलब है। चैप्टर नंबर 5 इसी से रिलेटेड है पूरा। 14 to 18 नंबर का आता है आपके चैप्टर नंबर 5 स्टडी मटेरियल को, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ में आती है? क्लैरिटी है? एक बार आप जल्दी से कुछ एग्जांपल्स और असर्शन का बेसिक मतलब को नोट कर सकते हो, देन अपन आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देख मेरे भाई, जो हमारा मैनेजमेंट है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अल्टीमेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। ऑडिटर हमारा प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, ऑडिटर तो उसकी एग्जामिनेशन कर रहा है, डिटेल चेकिंग कर रहा है। अल्टीमेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? ये बार बार लाइन रिपीट होती है, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एग्जांपल एएस इंडिया शेड्यूल 3, सिंपल, ठीक है। और बातें करते हैं। डिवाइस इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी फॉर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और थर्ड में मैं लिख रहा हूं एक्सेट्रा, क्योंकि ये जो एक्सेट्रा वाली बात है ना, ये मुझे अभी करने की ज़रूरत नहीं, और भी चीज़ें होती है, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना, सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और भी चीज़ें होती है। बट जहाँ पे डिस्कशन जिसका आएगा उधर बात करेंगे अपन। अपन एक्सेट्रा को छोड़ दो, स्टार बना दो, ठीक है, छोड़ दो इसको। अभी मेरा मुद्दा एक आया तुम्हारे साथ में, इंटरनल कंट्रोल। मैंने क्या बोला? मैनेजमेंट को प्रिपेयर प्रेजेंट करना है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, उसके लिए वो इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करता है, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स लगाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बच्चों को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा फोकस करना। मेरा फोकस इंटरनल कंट्रोल पे रहेगा। मैंने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें बताई, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वॉट इज इंटरनल कंट्रोल वी नीड टू अंडरस्टैंड। और सर ये एक्सेट्रा, अरे एक्सेट्रा में बहुत बातें हैं, ठीक है, लेट इट बी एक्सेट्रा ओनली, जहाँ पे बात करनी होगी वहाँ पे करेंगे, पर अपन एक बेसिक ज्ञान ले रहे हैं अभी, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, इंटरनल कंट्रोल का। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में इंटरनल कंट्रोल का कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ।
इंटरनल कंट्रोल का कंसेप्ट डिस्कस करें तो मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हें देता हूँ। फेमस एग्जांपल जो मेरा रहता है हमेशा, वो रहता है बुक्कड़ कॉफ़ी। सर ये कौन है? ये भाई हमारे शहर में, ठीक है, मैं अजमेर राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो अजमेर में काफ़ी फेमस है हमारे बुक्कड़ कॉफ़ी। आना सागर झील, आना सागर चौपाटी के पास में ये कॉफ़ी वाला है, बहुत फेमस है। मैं इनका एग्जांपल लेता हूँ वाइल टू मेक यू अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल। समझना, टॉपिक को समझना। देखो, हमारे पूरा फ्लो समझना। हमारे जो बुक्कड़ कॉफ़ी वाले थे ना, वो 1 साल पहले की बात बताता हूँ। 1 साल पहले क्या होता था, इनकी भीड़ तो जोरदार लगती है। मतलब एट अ टाइम सर्दियों के समय में तो 50 से 100 कॉफ़ी का पेंडिंग ऑर्डर चलता ही चलता है। ठीक है, आजकल तो ऐसी हालत हो गई है, बोलते हैं भैया 10 मिनट बाद आना। ठीक है, इतनी बुरी हालत है हमारे लिए। उनके लिए तो बढ़िया ही है। ठीक है, अब बुक्कड़ कॉफ़ी वाले भैया की प्रॉब्लम क्या थी, कस्टमर आते थे, 15-15 20-20 कॉफ़ी जो ग्रुप होता था वो पी जाता था। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि पेमेंट आया ही नहीं, वो चले गया। ठीक है, या कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कस्टमर बोलता था, अरे भैया पेमेंट दे दिया ना, हिसाब मेंटेन नहीं करके चलते क्या यार तो आप। ठीक है, अब भुक्कड़ कॉफी वाले के चक्कर क्या हो रहा था, कॉफी तो बढ़िया बिक रही थी, पर कैश का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा था। मतलब कैश का कुछ ऊपर नीचे हो रहा था हिसाब। ठीक है, जितनी कॉफी बिक रही थी उसके हिसाब से कैश का मैनेजमेंट बड़ा खराब था। वो मेरे पास आया, बोले भैया बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, कॉफियाँ तो बढ़िया बिक रही है। बोले भैया कॉफी तो बढ़िया बिक रही है, पर कैश का मैनेजमेंट बहुत इशू है सर, वेरी डिफिकल्ट। मैंने बोला एक काम कर, एक रिलेटिव को पास में बिठा। ठीक है, एग्जाम्पल समझना भाई, फोकस करो। मैंने कहा रिलेटिव को पास में बिठा और उनको टोकन्स दे दे। ठीक है, कस्टमर कोई भी आए उनको बोलो कि पहले है ना आप टोकन लो, और टोकन लेने के बाद में आप पैसा दो, टोकन लो, पैसा दो, टोकन लो, और वो टोकन मेरे पास में लेके आओ, मैं आपको कॉफी दे दूंगा। फायदा क्या हुआ, सारा का सारा कैश आ गया एक जगह। ठीक है, कैश इधर आ गया, टोकन बुक्कड़ भैया के पास में आ गए, तो कैश तो पहले ही आ गया, चोरी होने की तो बात ही नहीं है। बोले भैया ये बहुत बढ़िया काम हो गया, मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने कहा अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी एक और चीज समझ। जितना टोकन पड़ोसी के पास में आया, तुम्हारे रिलेटिव के पास में आया है, मतलब कैश उनके पास में आया, ठीक है, उन्होंने टोकन दे दिया, टोकन तुम्हारे पास में आ गया। ठीक है, तो तुम्हारे टोकन की वैल्यू पूरे एट द एंड ऑफ द डे, अगर तुम गल्ला चेक करो तो वो 10,000 की हो रही है, तो वो रिलेटिव के पास में भी 10,000 ही होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तुम एट द एंड ऑफ द डे पूरा कैश भी अपना रिकनसाइल कर सकते हो। वो बोले भैया क्या बात है, लो कॉफी पियो। मैंने कहा पिला दे भाई कॉफी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? अब इस एग्जाम्पल से समझो, बुक्कड़ कॉफी वाले ने करा क्या, कंट्रोल्स लगाए हैं। कंट्रोल्स लगाए हैं ताकि काम बढ़िया चले। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को तुम हर जगह लिंक कर सकते हो, चाहे वो तुम मैकडी से करो या कहीं और से करो, तुम्हें ये एग्जाम्पल हर जगह लिंक करेगा। मेरा तो फेवरेट एग्जाम्पल है। अब मैं तुम्हें देता हूँ और एग्जाम्पल, आ जाओ, और एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। क्या हुआ, बुक्कड़ कॉफ़ी का एग्जांपल तो यार तुम्हें याद रहना चाहिए, इतनी प्यारी स्टोरी बताई है मैंने तुम्हें। एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड के परचेज डिपार्टमेंट की अपन बात करते हैं। ठीक है, एक्स लिमिटेड के परचेज डिपार्टमेंट में एक सीन क्या है कि अ, राजू राजू इज अ ऑथोराइज पर्सन। वर्ड्स पे फोकस करो बस, ऑथोराइज पर्सन फॉर ऑर्डरिंग गुड्स। ठीक है, श्याम इज अ ऑथोराइज पर्सन ऑथोराइज पर्सन फॉर मेकिंग बैंक पेमेंट टू वेंडर्स। ठीक है सर। बाबूराव बाबूराव इज अ ऑथोराइज पर्सन टू चेक क्वालिटी ऑफ
गुड्स व्हेन रिसीव। अभी तुम्हें क्या दिख रहा है? सर आपने है ना क्या, एक भारी वर्ड्स तो लिखा है ऑथराइजेशन, यस। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है एक बढ़िया कंट्रोल्स बनाए गए परचेज डिपार्टमेंट में? क्या तुम्हें लग रहा है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हुआ है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब ड्यूटीज को बांट दिया गया है। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई? ये है इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। अलग अलग जने को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, सेग्रीगेशन करा गया है, इसी को बोलते हैं कंट्रोल्स लगाना। बहुत फायदा होता है इसका। ठीक है, मतलब हर कोई परचेज का ऑर्डर नहीं डाल सकता। श्याम ही डाल सकता, श्याम इज अ नहीं राजू ही डाल सकता है, राजू इज अ ऑथराइज पर्सन फॉर ऑर्डरिंग गुड्स। ठीक है, अच्छा राजू को पेमेंट करने की अलाउड नहीं है, श्याम ही पेमेंट करेगा। क्या हुआ भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम। हमारे मुकेश अंबानी साहब रिलायंस का कितना परसेंट स्टेक होल्ड करते तुम्हें पता है? ठीक है, क्या वो नॉर्मल बिजनेस में देखते हैं क्या परचेज सेल? मतलब वो क्या परचेज करने बैठे, क्या वो सेल्स करने बैठे? सबके लिए अलग अलग पर्सन को असाइन कर रखा है। ठीक है, रामदेव बाबा, रामदेव बाबा हमारे योगा गुरु। ठीक है, वो योग सिखाते रहते हैं भाई, सुबह 7-8 बजे टीवी चैनल पे आ जाते हैं, वो योग सिखाते हैं। ठीक है, पर पतंजलि ग्रुप बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज हो रहा है, क्यों? कंट्रोल्स लगाए हुए अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे। ठीक है, मतलब आज के टाइम में मैं आपको एक चीज बताऊं, इनके सॉफ्टवेयर्स इतने जोरदार होते हैं कि एक ये सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें इनको दिख जाती है, क्या चीज़ किधर कितना कितना माल पड़ा है, किसको क्या सेल हो रही है, पूरा इतना सेंट्रलाइज सिस्टम कर रखा है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है सैप, आगे आर्टिकलशिप में आप भी सीखोगे सैप। ठीक है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू रन होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू। इतने कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, ये होते हैं आपके बेसिक लेवल पे इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, कौन सेट करता है, कौन सेट करता है मेरे भाई? सेट बाय मैनेजमेंट एंड TCWG। ये एक नया नाम आया अभी, बात समझ में आती है क्या? क्लैरिटी है, इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, आगे जाके आएगा चैप्टर नंबर 3 में, बट यार ये बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि ये इंटरलिंक करेगा। अभी जैसे ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगा, ऐसे 210 वहाँ पे ये सारी चीज़ें कनेक्ट होगी, तो आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, एप्लीकेबल FRF क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल का मैंने आपको बहुत प्यार से मतलब बता दिया। अब आ जाओ, अब मेरे को तुम्हें मतलब बताना है TCWG। दोष चार्ज विथ गवर्नेंस। ठीक है, डिस्कशन इन ऐसे 260 पर एक बेसिक बातें कर लेते हैं, TCWG कौन होता है? ठीक है, प्यार से इनको TCWG अपन बोलेंगे। सर TCWG कौन होता है? बेसिकली इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या अगर मैं बोलूँ तो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इन आईज ऑफ पब्लिक, अकाउंटेबिलिटी इन आईज ऑफ पब्लिक ऑफ एंटिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, जनरली हायरार्की कैसे चलेगी? TCWG
मैनेजमेंट, उसके बाद में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, देखो सिंपल सी बात होती है, टीसीडब्ल्यूजी वाले सुपर सुपर से भी ऊपर वाले लोग, ठीक है, मतलब सीईओ जो डायरेक्टर्स होते हैं, या ऑडिट कमिटीज़ के कुछ लोग हो गए, ठीक है, वो होते हैं आपके टीसीडब्ल्यूजी के। अब टीसीडब्ल्यूजी कोई डिफाइन नहीं होता, अलग अलग एंटिटी में अलग अलग लोग हो सकते हैं। एज अ ऑडिटर हमको अंडरस्टैंड करना होता है भाई टीसीडब्ल्यूजी कौन है, दो चार्ज विद गवर्नेंस कौन है। ये अल्टीमेटली स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं पर्टिकुलर एंटिटी का, ये अल्टीमेटली फर्म की अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो इन्हीं को लोग देखते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करना, मतलब देखना सब बढ़िया हो रहा है क्या। अब ये खुद तो अकाउंटेंट करने नहीं बैठे, लो भाई अकाउंटिंग करो, भाई परचेज की एंट्री मारो, सेल्स की एंट्री मारो, नहीं, इनका काम है भाई सही से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये कॉमन सेंस यूज करो। बड़ी कंपनीज में तो ऐसी हायरार्कीज देखने को मिलेगी, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, उसके नीचे अलग अलग लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या तुम्हें कोई छोटा जो वेंडर है उसमें ऐसी देखने को मिलेगी? नहीं। ठीक है, वहां पे ऐसा देखने को मिलेगा भी टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट सेम ही है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। इसलिए ऑडिटर को जब वो ऑडिट करता है तो देखना भी पड़ता है कि भाई टीसीडब्ल्यूजी कौन है, मैनेजमेंट कौन है, हमें क्लियरली देखना पड़ता है। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन हम ऐसे 260 में करेंगे। ठीक है, बट ये मान के चलना कि कभी टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंटिटी हायरार्की एक्सक्यूज मी, एंटिटीज हायरार्की। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो आईसीआई ने 5 नंबर का पूछने की कोशिश करी थी। ऐसे 260 से काफ़ी सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, मतलब उम्मीद नहीं करी जाती ऐसे क्वेश्चन पे, आईसीआई ने कोशिश करी। ठीक है, मतलब अपने नोट्स में एक ही ऐसा था, इसमें मैंने जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो मेरे नोट्स में इसका आंसर 3 नंबर के हिसाब से था, 2 नंबर कटते। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, जो उम्मीद ही नहीं थी कभी। ठीक है, आईसीआई वहां तक कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट वो होगा यार, हर अटेम्प्ट में एक एक दो दो नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि मिलेंगे आपको बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, डन। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब मेरे भाई मेरी बात सुन, हमने बहुत जोरदार लेवल के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ एक बेसिक से भी, ये बेसिक नहीं, अब ये भारी बेसिक वाला, मतलब भारी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करना। ठीक है, अह, एक बढ़िया टॉपिक की तरफ अपन जा रहे हैं, हमको कवर करना है, हमको काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, 1 घंटा लग जाएगा इसमें मोटा मोटी, मतलब पौन 1 घंटा लग जाएगा अपन को डिस्कशन करने में। देखो, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सो एंगेजमेंट, ये आपको है ना आईसीए स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। ठीक है, एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट, नॉन अश्योरेंस, ऑडिट, रिव्यू, अदर देन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे करो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम इन वेरी डिटेल। अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस, ऑडिट, रिव्यू, अदर देन, ये बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक चार्ट है जो हम लास्ट में जाके समराइज करेंगे। हम धीरे धीरे करके सबका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका एक बेसिक चार्ट है, ये आप मतलब आपका महा चार्ट है, एक तरीके से मेन चार्ट है जो हमको बाद में जाके वापस एक बार देखना है। ठीक है, सो अभी मैं डिस्कशन पे आ रहा हूँ फर्स्ट, इस पे, ये अपना फर्स्ट अपना डिस्कशन रहेगा। अश्योरेंस
अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। अश्योरेंस एंगेजमेंट में मैं आपको अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ही नहीं समझा रहा हूँ, मैं पहले इसके टाइप्स पे बातें करूँगा। ऑडिट, रिव्यू, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं इसके टाइप्स पे बातें करूँगा बस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मीनिंग से छोड़ दो, अभी मीनिंग अपन को जानना ही नहीं है, अपन तो बेसिक बातें करते, मीनिंग अपने आप निकल जाएगा। लेट्स सी, अपन पहले फर्स्ट ऑडिट की बातें करते और उसके बाद में अपन रिव्यू की बातें भी करेंगे, ठीक है सर। ऑडिट क्या होती है मेरे भाई? लेट्स से 1 अप्रैल 2024, 31/3/2025, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है ये? 24-25। अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 है ना, तो हमारे ऑडिटर को क्या करना होता है इस पूरे ईयर पे? लेट्स से ये कोई पीरियड है, ठीक है, यहाँ पे उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है। लेट्स नॉट गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशंस। ईयर एंडिंग के बाद में उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, जहाँ पे वो अपना ओपिनियन देता है, ठीक है सर। ठीक है, अभी थोड़ी सी बेसिक बातें। यहाँ पे सपोज करो 31/3 खत्म हुआ, कुछ एंटिटी में ऑडिटर 15 दिन में अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के दे देता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर इतनी बड़ी कंपनी, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ इन्फोसिस का, टीसीएस का, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी 15 दिन 20 दिन में ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाती है। तुम सोचोगे सर 15 दिन में पूरे साल भर की चेकिंग हो गई, सर मजाक चल रहा है क्या, हलवा चल रहा है क्या? मेरे भाई ऐसा नहीं होता कि तू सोचे कि 31/3 के बाद में ही ऑडिटर जाएगा। नहीं, ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर अपनी ऑडिट को स्टार्ट कर देता है, चीज़ों को कंप्लीट करता जाता है, ठीक है। वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चलता है कि भाई मेरे को कब तक क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी है, और ईयर एंडिंग पे वो फाइनल कुछ एडजस्टमेंट्स देखता है। ईयर एंडिंग के कुछ एसेज है, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न्स, ठीक है, वो आगे का पार्ट है, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन रिव्यू, बहुत सारी चीज़ें देखता है एंड फाइनली अपना ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन दे देता है। अल्ट समझने की बात क्या है कि ऑडिट ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हो जाती है मेरे भाई, ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रोसीजर्स लगेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स लगेंगे, वो काफ़ी एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगते हैं, ठीक है, जिसके आपको 7 ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने ऊपर लिखवा रखे हैं, ठीक है सर। अच्छा, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंट? क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, appropriate is quality of audit evidence, ठीक है। सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा जाता है, क्वालिटी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा जाता है, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे जो तुम्हारा अश्योरेंस होता है वो क्या होता है? रीजनेबल, वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, ठीक है। क्लैरिटी है, इतनी बेसिक बातें हमने करी। अच्छा, अब तुम्हें थोड़ा सा ऑडिट के अलावा बातें अपन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिव्यू। रिव्यू के बारे में बात करते हैं। सर व्हाट इज रिव्यू? रिव्यू क्या होता है समझो। 1 अप्रैल 24, 31/3/25, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। अभी क्या होता है, ये जो क्वार्टर्स होते हैं ना, स्टॉक मार्केट का अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो ना, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के निकलते जाते हैं। Q1, Q2, Q3 रिजल्ट निकलते जाते हैं।
ऐसा नहीं होता साल के एंड में रिजल्ट निकलते, क्वार्टरली रिजल्ट्स वो निकालते रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा फोकस करना, मैं आपको पहले एक ज्ञान दे देता हूँ। मैक्सिमम जो कंपनीज होती है ना, मैक्सिमम कंपनीज क्वार्टर, ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, जैसे ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये दो तरीके से जाता है, ऑडिटेड और दूसरा होता है अनऑडिटेड। ठीक है, अलाउड है, आपको ऑडिटेड भी कर सकते हो, अनऑडिटेड भी कर सकते हो। ठीक है, पर ईयर एंडिंग पे जो रिजल्ट होंगे वो तो भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा ऑडिट होके जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कंपनीज 90%, 95% कंपनीज में आपको बोलता हूँ अनऑडिटेड आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसमें एक छोटी सी बात, कंपनीज में क्या होता है, ये जो अनऑडिटेड होते हैं ना, अनऑडिटेड रिजल्ट निकलता है ना, यहाँ पे बेसिकली ऑडिट की जगह दूसरी चीज करा ली जाती है। ऑडिट नहीं कराई जाती, क्या करा ली जाती है, रिव्यू करा लिया जाता है। ठीक है, रिव्यू कराते हैं। अच्छा, क्वार्टर वन खत्म हुआ, हाथों हाथ उसका रिव्यू करा लिया, क्वार्टर टू खत्म हुआ, हाथों हाथ उसका रिव्यू हो गया। ठीक है सर, रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू में जो पर्सन जो रिव्यू करेगा ना, वो बेसिकली लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है, लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है। ठीक है, लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स लाइक, टू प्रोसीजर्स आर देयर, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, टू प्रोसीजर्स वो लगाता है, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर। आपके कोर्स में तो इसके भी बारे में बातें नहीं कर रही कि सिंपल लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है। ठीक है, लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है, बट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो उसको चाहिए। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट में वर्ड यूज नहीं करूंगा, एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो उसको चाहिए। एंड ही ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन्स। ओ सर, लिमिटेड कंक्लूजन्स क्यों, क्योंकि लिमिटेड प्रोसीजर्स लगा रहा है। लिमिटेड कंक्लूजन्स को सिंपल बोलूं तो लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दी जाती है। ठीक है, ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आती है थोड़ी सी? अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके सोचो, तो 31/3 के बाद में ऑडिटर 10-15 दिन में वो रिपोर्ट क्यों दे देता है? क्योंकि वो बीच में ड्यूरिंग द ऑडिट ही नाम रिव्यू है। ठीक है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री रिव्यू होता जाता है, बट प्रैक्टिकली बात करें तो काफ़ी डिटेल में काम हो जाता है ऑलरेडी, ऑडिटर अपना काफ़ी डिटेल में काम कर लेता है। ठीक है, रिव्यू के स्टैंडर्ड्स जो आपके है, एस आर ईज विच आर नॉट इन योर कोर्स, जो सी ए फाइनल में है, वहाँ पे बोल रखा है इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर आपको लगाना है। बट हमारा जो ऑडिटर है, सपोज करो यही कर रहा है भाई साहब लिमिटेड रिव्यू, तो ये तो डिटेल में प्रोसीजर लगा देगा ना प्रैक्टिकली। मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेन ऑडिटर होता है वही रिव्यू करता है। ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिकली अपना काम पहले से हल्का करता हुआ चलेगा ना, क्योंकि उसको पता है भाई ईयर एंडिंग पे इन्फोसिस टीसीएस के अलावा 15-20 क्लाइंट और है, 15-20 तो मैं कम बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स और है। ठीक है, उनकी भी ऑडिट करनी है, तो भाई पहले से काम को उस तरीके से वो प्लानिंग करके चलते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली दिस इज द सिनेरियो, बट लेट्स स्किप द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, एक तुम्हें बेसिक ज्ञान क्या समझ में आना चाहिए सर, रिव्यू, रिव्यू इज बेसिकली लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं, लिमिटेड प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन होते हैं, एंड लिमिटेड कंक्लूजन्स आर ड्रॉ, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। बात समझ में आती है क्या? क्लैरिटी है, ये तुम्हारा रिव्यू का काम होता है। ठीक है, अभी मैं इसमें और बातें कर सकता हूँ तुम्हारे साथ में कि लैंग्वेज कैसी होती है, क्या होती है, बट लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तुम्हारे कोर्स का वो पार्ट भी नहीं है, सीए फाइनल का पार्ट है, बस तुम्हें इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? डन भाई, फास्ट ट्रैक में इतना ही डिस्कशन अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते। ठीक है, जितना एग्जाम में रिक्वायरमेंट है आपके आईपीसी लेवल पे उतना ही करेगी, डिटेल बैच में इससे ज़्यादा डिस्कशन इस पे होता है। ठीक है, अच्छा, ऑडिट, रिव्यू, बेसिक ज्ञान। ऑडिट में डिटेल प्रोसीजर लग रहे हैं, रिव्यू में लिमिटेड प्रोसीजर लग रहे हैं। ऑडिट में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर हो रहा है, रिव्यू में भी होता है। ठीक है, ऑडिट में हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है बिकॉज डिटेल प्रोसीजर लग रहा है, रिव्यू में लिमिटेड कंक्लूजन्स देते हैं, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है। ठीक है, ऑडिट और रिव्यू की ये बेसिक बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए।
ठीक है, अब लेट्स गो लिटिल मोर डीप। ये जो भी ऑडिट और रिव्यू होते हैं, एक्सक्यूज मी, ऑडिट और रिव्यू होते हैं, ये किस पे होते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट और रिव्यू दोनों ही किस पे होते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे होते हैं। सर अब ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? ऑडिट और रिव्यू का मतलब तुम्हें पता है, ठीक है, आराम आराम से पढ़ लिया, ठीक है। अब ऑडिट और रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे होते हैं। सर ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ही तो ये हमारा ये आ गया। अरे नॉर्मली जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो ना, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही होते हैं। एग्जाम्पल, मेरे भाई मुझे बता, सेल्स का ट्रांजेक्शन हो जाता है, उसी के बाद में तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है। अकाउंटेंट को कोई सपना तो आता नहीं है सेल्स हो गई भाई, सेल्स का ट्रांजेक्शन हो जाता है, उसके बाद में वो रिकॉर्ड करता है। परचेज कर ली, उसके बाद में ही तो वो रिकॉर्ड करता है। दैट इज बेसिकली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो तुमने नॉर्मली अकाउंट्स में पढ़ा है आज तक, वो क्या होते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट और रिव्यू उसी का होता है। ऑडिट और रिव्यू मेरे भाई उसी का होता है। क्लैरिटी है थॉट्स में? ठीक है, जो तुम आज तक पढ़ के आए हो वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही तो होते। लॉजिकली सोचो, ये तो 11th क्लास के बच्चे को भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे दो टाइप थे, ऑडिट और रिव्यू। और अगर मैं यहाँ पे सिंपल बोलूँ तो ये किसके होते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। ठीक है, अब थर्ड कैटेगरी देखो, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थर्ड कैटेगरी क्या है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, बढ़िया। आ जाओ एक बार ऊपर चलो। हमने अभी तक एलिमेंट समझे नहीं, हमने अभी तक इसकी डेफिनेशन समझी नहीं, हमें समझनी भी नहीं है। हमें जब समझना होगा हम तब समझेंगे। हम तो सीधे गए टाइप्स पे। टाइप्स में दो टाइप्स है, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट किसकी बात कर रहा है? ऑडिट की। लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट किसकी बात कर रहा है? रिव्यू की। ठीक है, ये दोनों ही किसके बेसिस पे है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रीजनेबल और लिमिटेड में डिफरेंस क्या है? रीजनेबल में रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है, यहाँ पे लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है। ऑडिट में अगर बात करें तो इलेबरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाते हैं, यहाँ पे फ्यूअर प्रोसीजर्स लगाते हैं। बट ध्यान रखना, दोनों में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो लेना ही है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना ही है। क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, अच्छा, रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉन होते हैं ऑडिट में, लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सारी बातें हमने कर रखी है। क्लैरिटी है, थॉट्स में क्लैरिटी है? ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा। चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट है आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में। मैंने इसके क्वेश्चंस भी सारे डिस्कस कर रखे हैं, यूट्यूब पे उसका वीडियो डल रखा है। ठीक है, और कैसे इन केस स्टडीज़ के आंसर्स होने चाहिए सारा डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, डन। रीजनेबल एंड लिमिटेड। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? assurance engagement dealing with matters other than historical financial information, dealing with matter other than historical financial information। ठीक है सर, आओ। ऑल राइट पीपल, अब देखो भाई,
अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको 2 मार्क कराया है। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसका डिटेल डिस्कशन अपने यहाँ पे भी होता है, सीए फाइनल में भी होता है, सीए फाइनल में और ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड अश्योरेंस रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, आईसीआई स्टडी मटेरियल में बस इसका नाम दे रखा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमें भी ज़रूरत नहीं है इसका डिटेल में जाने की, हम केवल प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अभी इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बेसिक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत इजी है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये क्या होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तुमको पता है, अब प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं। तो तुमने शार्क टैंक इंडिया देखा है? वो शार्क टैंक इंडिया में ना बार बार उससे बोलते हैं कि भाई ठीक है, तुमने ये तो काम किया, अगले 1 साल में कितना रेवेन्यू होगा तुम्हारा? अच्छा, अगले 3 साल में क्या प्रॉफिट शेयर, क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा तुम्हारा? याद है तुम्हें, देखा है ऐसा? ठीक है, वो क्यों पूछते हैं? वो क्यों पूछते हैं? वो किससे रिलेटेड पूछते हैं? वो बात कर रहे होते हैं अबाउट द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। अब कॉमन सेंस यूज करो। लेट्स से कोई बोलता है पिच करते समय कि भाई मेरे है ना रेवेन्यू 20%, 25%, 30% अगले 3 साल में ऐसे बढ़ेंगे, तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अजम्पशंस लिए जा रहे हैं? हाँ सर, और कुछ अजम्पशंस, कुछ डेटा के बेसिस पे ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई जा रही है जो कि प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। पहले तो ये केस समझो। अब हमें यहाँ पे क्या देनी होती है? अगेन हमें यहाँ पे अश्योरेंस देनी होती है, ठीक है। अश्योरेंस हम किस पे दे? अब तुम सोच रहे हो कि सब फ्यूचरिस्टिक है, इस पे अश्योरेंस, यस इस पे भी अश्योरेंस होती है, और इस पे अश्योरेंस होती है अबाउट द अजम्पशंस, अबाउट द अजम्पशंस, क्या ये अजम्पशंस रीजनेबल मैनेजमेंट ने लिए है क्या, टू मेक फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, क्या ये अजम्पशंस अगर मटेरियल है तो क्या प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज कर दिया है क्या, हमें इन चीज़ों से मतलब होता है, ठीक है। बात समझ में आती है क्या? ऑब्वियसली हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस हम दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस ही हम दे पाते हैं। लैंग्वेज भी थोड़ी सी ओपिनियन की नेगेटिव टोन होती है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, ऐसी लैंग्वेज होती है, ठीक है। अभी ये इस एग्जाम्पल को ध्यान में लेके चलो, और ये आपका तीसरा केस खत्म हो जाता है। सर क्या था तीसरा केस? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, दैट इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के केस में कैसे आप अश्योरेंस देते हो, ठीक है। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब अपन इसका मैटर पढ़ते, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है क्या? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन अजम्पशंस अबाउट इवेंट्स डेट में अकर इन द फ्यूचर, क्या फ्यूचर में इवेंट्स होंगे उसका क्या उससे रिलेटेड अजम्पशंस पे ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, और मैनेजमेंट के क्या पॉसिबल एक्शन होंगे, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बोथ। आईपीसीसी लेवल पे फोरकास्ट और प्रोजेक्शन हमें डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, इनमें बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है, बट हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली ऐसा बोलेंगे कि यस फोरकास्ट से प्रोजेक्शन हम करते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में भी डिफरेंस होता है, बट सी ए फाइनल लेवल पे वो डिस्कशन होएगा, ठीक है। कुछ तो सी ए फाइनल वालों के लिए छोड़ो तुम, ठीक है। देन क्या लिखा हुआ है? एग्जामिनेशन इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन अश्योरेंस रिपोर्ट इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन द प्रैक्टिशनर ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू द इफेक्ट दैट, किससे रिलेटेड? मैनेजमेंट ने जो असम्पशंस लिए ना वो रीजनेबल है, इससे रिलेटेड बेसिकली सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना होता है, ठीक है। अच्छा, जो असम्पशंस लिए उसके बेसिस पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हुई है, और सारे के सारे मटेरियल अजम्पशंस आर एडुकेटली डिस्क्लोज, हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक वर्ड प्रैक्टिशनर आया है ना, इसके बारे में अपन अभी बात कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मतलब एज अ प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर कौन होता है? वो सी एन प्रैक्टिस वाला होता है, इसके बारे में मैं बात करूँगा, अभी थोड़ी सी बातें इसके बारे में करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। हमें क्या देखना है भाई? सारे मटेरियल अजम्पशन डिस्क्लोज हो गए क्या,
ठीक है, अजम्पशंस रीजनेबल है क्या, और अजम्पशंस के बेसिस पे प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई गई है क्या, प्रेजेंट हुई है क्या। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिशनर प्रोवाइड ओनली अ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, और यहाँ पे रिपोर्ट में कैसे स्टेट किया जाता है, नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर अटेंशन, ये थोड़ी सी नेगेटिव टोन ऑफ लैंग्वेज होती है, टू सजेस्ट दैट दीज assumptions डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द प्रोजेक्शन। मतलब हम क्या बोलते हैं, यार मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं बोलूँ कि assumptions रीजनेबल नहीं है। लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि मेरी नज़र में तो कुछ नहीं आया। ठीक है, नेगेटिव लैंग्वेज होती है ये थोड़ी सी। बात समझ में आती है क्या। ठीक है, दिस इज योर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी आप अश्योरेंस देते हो, अश्योरेंस यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, बट यस मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है, और किस पे फोकस करा जाता है कि भाई वो जो अजम्पशंस मैनेजमेंट ने लिए टू प्रिपेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टिव केस, क्या वो अजम्पशंस रीजनेबल है, क्या मटेरियल अजम्पशन डिस्क्लोज करे गए हैं, क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस आर प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, इससे रिलेटेड बातें होती है, इससे रिलेटेड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना होता है। बात समझ में आती है क्या। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यस कैन बी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, शार्क टैंक का एग्जाम्पल ध्यान में लेके चलना है। डन। अभी थोड़ी सी बात को समझना, इधर आओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो एंगेजमेंट है, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट के टाइप्स है, तीनों में अश्योरेंस तो है। ठीक है, ऑडिट में वी टॉक अबाउट द रीजनेबल अश्योरेंस, रिव्यू में लिमिटेड अश्योरेंस या लिमिटेड कंक्लूजन्स, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, अश्योरेंस तो है। ठीक है, अश्योरेंस तो है भाई, ये वाली जो कैटेगरी पड़ेगी ना, यहाँ पे कोई अश्योरेंस ही नहीं होगी। ठीक है, ये वाली कैटेगरी पे बात समझ में आती है क्या। इतनी बातें तुम्हें समझ में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, मैंने तुम्हें टाइप्स बताया, ठीक है, मैंने तुम्हें मीनिंग और एलिमेंट्स नहीं बताए थे, अब मैं तुम्हें एलिमेंट्स बताने जा रहा हूँ। एलिमेंट्स का लॉजिक पकड़ के चलना। सो लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट से सारी बातें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लूँगा। अच्छा मुझे बताओ, अश्योरेंस एंगेजमेंट के 3 टाइप्स थे, ऑडिट, रिव्यू, अदर देन हिस्टोरिकल वाला। हाँ सर, तो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, उसके बेसिस पे तुम्हें पूरा समझा दूँ। चलो ऑडिट का एग्जांपल लेते हैं, जो अपन ने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास लिया था। हमारा मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड है, ठीक है, ये हमारे शेयर होल्डर्स है, और ये हमारा ऑडिटर है। ठीक है सर, मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड क्या करता है बताओ। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बढ़िया। अच्छा, ऑडिटर, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता है। अच्छा, वाई, टू गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, और उसके बेसिस पे बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। हाँ सर, ये ऑडिट रिपोर्ट किसको देता है, ये शेयर होल्डर्स को देता है। ठीक है, ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, अभी इसी एग्जाम्पल से मैं सारी बातें कर लूँगा। ठीक है, भाई मेरी बात सुनना, ऑडिट एक बच्चा ही तो है, अश्योरेंस एंगेजमेंट के 3 टाइप्स से एक बच्चा ही तो है। अब अपन को पिताजी के बारे में बात करनी है, तो पिताजी के बारे में बात करनी है, तो बस नामकरण चेंज होगा, नाम चेंज होगा, बाकी मीनिंग तो वही है। देख मेरे भाई, फोकस करना थोड़ा सा है ना, फोकस फोकस फोकस। हम मैनेजमेंट को अब प्यार से बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी, क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है सर, अब हम ऑडिटर नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिशनर।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रैक्टिशनर इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू ऑडिटर? क्योंकि ऑडिट ऑडिट के केस में ऑडिटर वर्ड यूज होता है, अब पूरे अश्योरेंस के केस में कौन सा वर्ड यूज होगा? प्रैक्टिशनर। ठीक है सर। अच्छा, ये ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए बनाई जा रही है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर नहीं बोलोगे अब तुम बोलोगे इंटेंडेड यूजर। ठीक है, नामकरण चेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा सर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं 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 नहीं, तुम बोलोगे प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। अच्छा, ये ऑडिट प्रोसीजर्स ये अप्लाई किसके बेसिस पे हो रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। हाँ सर। ये क्या है आपका? सूटेबल क्राइटेरिया। अच्छा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो यहाँ भी लेना है आपको। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, क्या तुम्हें समझ में आ रही है चीज़ें? समझ में आ रही है? बस मैंने नाम चेंज करा है और कुछ भी नहीं है। जो तुमने ऑडिट का एग्जांपल करा ना, वो ही अश्योरेंस का एग्जांपल है। अरे बेटे को समझ लिया तो पिताजी से समझ में आ ही गए ना। समझ रहे हो क्या? बात समझ में आती है? इस तरीके से यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल पार्टी, शेयर होल्डर्स इज इंटेंडेड यूजर, ऑडिटर इज प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू द ऑडिटर। कौन होता है? सीए इन प्रैक्टिस ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, वाइडर टर्म है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था ना प्रैक्टिशनर के बारे में बता हुआ, मैं अभी तुम्हें बता दिया। ठीक है, क्लैरिटी है, थॉट्स में क्लैरिटी है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोला? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट वर्ड यूज करोगे कि नहीं सर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है। ठीक है। वीडियो को पॉज कर, आगे मत बढ़। वीडियो को पॉज कर, इस एग्जाम्पल को नोट कर और अच्छे से अपने दिमाग में बिठा, क्योंकि एलिमेंट्स अब मेरा काम हो गया है। एलिमेंट्स बस अब 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, ये टॉपिक पता भी नहीं पड़ेगा। वीडियो को पॉज कर एक बार अपने दिमाग में ही बिठा। मैंने बहुत ईजी तरीके से एग्जाम्पल लेके तुम्हें पूरा अश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स, पहला है थ्री पार्टी रिलेशनशिप, जिसका निमोनिक है RIP, रिप। रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो मैनेजमेंट। पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इंटेंडेड यूजर कौन थे? शेयर होल्डर, जिसके लिए ये अश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। यूज द वर्ड अश्योरेंस। ठीक है। अच्छा अच्छा, कौन रिपोर्ट देता है? कौन अश्योरेंस देता है? प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन वो प्रोवाइड्स द अश्योरेंस। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिशनर एंड ऑडिटर। जब हम ऑडिट करते हैं तो हम ऑडिटर वर्ड यूज करते हैं, और जब मैं पूरे पिताजी मतलब ब्रॉडर टर्म अश्योरेंस की बात करता हूं तो आई यूज द वर्ड प्रैक्टिशनर, जिसमें ऑडिट भी आ जाता है, रिव्यू भी आ जाता है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला केस भी आ जाता है। अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, याद है वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने बोला था सब्जेक्ट मैटर। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर, प्रिपेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है। सूटेबल क्राइटेरिया, सूटेबल क्राइटेरिया क्या? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस, ये बेंचमार्क हो गया बेसिकली। बेंचमार्क यूज टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर लाइक स्टैंडर्ड गाइडेंस, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस एंड अ रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। वो तुम्हें पता है यार, ऑडिट रिपोर्ट रिटर्न में होती है, ये रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट हो गई। तो क्या ये इजी हो गया क्या एलिमेंट्स पढ़ना? व्हेन यू कनेक्ट विद द ऑडिट लॉजिक, ऑडिट तुमने पढ़ लिया, उसी के पूरा डायग्राम को वापस बनाया जो स्टार्टिंग में अपन ने बनाया था, और ये तुम्हारे अश्योरेंस के एलिमेंट्स हो गए। क्यों तकलीफ आती है इस टॉपिक में? क्यों नहीं होती पढ़ाई तुमसे? ठीक है, ये हो गए तुम्हारे एलिमेंट्स। क्लैरिटी है? डन। क्या है? थ्री पार्टी रिलेशनशिप, RIP, सूटेबल क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस एंड अ रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट। उस एग्जांपल से कनेक्ट करो, सारे पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, डन। भाई लॉजिकली समझना पड़ता है, रट्टाफिकेशन नहीं चलती हर जगह। अब इसकी डेफिनेशन तुम खुद से रीड करोगे। जस्ट रीड दिस डेफिनेशन।
डन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी इस चार्ट को अगर आप देखो ना, अश्योरेंस एंगेजमेंट के 3 टाइप्स है। Reasonable assurance, limited assurance, that is audit and review. Both are based on historical financial information. And third category is other than historical financial information, जिसमें हम सी इंटर लेवल पर prospective financial information का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तीनों ही केस में अगर आप दिमाग लगाओ तो यस अश्योरेंस दी जा रही है, कभी रीजनेबल, कभी लिमिटेड, कभी मॉडरेट, बट अश्योरेंस दी जा रही है। यस 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 यस। नाउ कम टू दिस टॉपिक। ठीक है, यही था हमारा। ठीक है, नॉन अश्योरेंस, मैंने अश्योरेंस एंगेजमेंट की तो बारे में बातें कर ली। अब मुझे बताओ, जब मैं नॉन अश्योरेंस की बात हो रही है तो पहला ही फोकस मेरा किस पे है? ओपिनियन। लॉजिकली बता दो टॉपिक, क्या आगे बढ़ोगे तुम? क्या ओपिनियन एक्सप्रेस होता है? नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस। ठीक है, एस आर एस 4400, एस आर एस 4410। ठीक है, डिटेल डिस्कशन सी ए फाइनल लेवल। जस्ट ओवरव्यू है आपका आईपीसीसी का, इंटर का जो स्टडी मटेरियल है वो भी क्या बस ओवरव्यू बोलता है। ठीक है, पर 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आने वाले अटेम्प्ट में, तो आपको ये जो ओवरव्यू है अच्छे से पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसके बारे में। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आपको ये कंटेंट लिखना है या इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी पूछ लिया तो आप आंसर तभी कर पाओगे जब आप इसको लॉजिकली समझोगे। तो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज सीए फाइनल का टॉपिक है, बट यस हमको बहुत अच्छे लेवल की क्या मतलब एक मॉडरेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर कर पाए। क्योंकि आईसीआई एमसीक्यू भी पूछता है। यस, थियोरेटिकल 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा है, आने वाले अटेम्प्ट में वो भी पूछेगा, डोंट वरी, आएगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, आराम आराम से समझना, नोट्स अपन देख लेंगे। फर्स्ट है ना, यहाँ पे देखो 2 SRS है। मैं दोनों के बारे में बातें करूँगा आपके साथ में, और फिर अपन नोट्स को देखेंगे। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। SRS 4400 टॉक्स अबाउट अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। सर क्या होता है ये? क्या होता है देखो, मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड लेट्स से आई वुड यूज़ द वर्ड ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर ही वर्ड यूज़ करा जाता है, पर ऑडिटर से तुम कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, वर्ड ऑडिटर ही यूज़ करा जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड ऑडिटर, ये दोनों आते हैं, और इनके बीच में कुछ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। मैनेजमेंट आस्क ऑडिटर टू अप्लाई external confirmation
with respect to all debtors and confirm balance and confirm बैलेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, मैनेजमेंट ने स्पेसिफाई करा है प्रोसीजर्स, ठीक है, हमारा ऑडिटर वो प्रोसीजर्स लगा रहा है, ठीक है सर, उसके बेसिस पे उसको कुछ फैक्चुअल फाइंडिंग्स मिलेगी कि कौन से डेटर्स के बैलेंसेस मिल गए नहीं मिले, और वो क्या करेगा, एक एक रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स दे देगा, रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स दे देगा। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस, ओ नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस, क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है, कोई भी ओपिनियन नहीं दिया जाता है, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, ये एक बेसिक लॉजिक है अबाउट द रिलेटेड सर्विसेज में अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके, ड्यू डिलीजेंस का एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे सकता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दे सकता हूँ, बट लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, मैं एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूँ अभी, ठीक है, बट बाकी कॉम्प्लिकेटेड अपन नहीं करेंगे, ठीक है, ये तुम्हें बेसिक बात समझ में आई। अब एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, एक बेसिक एग्जांपल और, एक्स लिमिटेड wants to acquire Y Limited. X Limited appoint Saksham NCO, chartered accountant firm, to do ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस क्या होती है, लेट्स से एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है ना, तो भाई वो देखना चाह रहा है कि भाई वाई लिमिटेड से रिलेटेड वो चीज़ें कुछ चेक करवाना चाह रहा है, मेरे को अपॉइंट करा, ठीक है, बोला ड्यू डिलीजेंस करना। अच्छा, ड्यू डिलीजेंस में मेरे को बताता भी है कि देखो है ना, ये रेशियोज इनके कैलकुलेट कर लेना सारे, फिर इनके ना कंट्रोल्स भी एक बार चेक कर लेना, सब कुछ बता रहा है वो, ठीक है सर, ठीक है, बताया उसने। अच्छा, उसके बेसिस पे व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी अप्लाइंग agreed upon procedures, okay, I will be applying agreed upon procedures and will be issuing report on factual findings, whereby I will not be expressing any opinion, मेरे को जो चीज़ें मिलेगी बस मैं वो रिपोर्ट कर दूंगा, दैट इज योर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर केस। मैंने आपको दो प्यारे एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है, और भी एग्जांपल्स इसके मैं दे सकता हूँ, बट लेट्स फोकस ऑन दीज टू एग्जांपल्स ओनली, ठीक है। अगर तुम मुद्दे की बात समझो तो क्या हो रहा है, जो भी मैनेजमेंट है, ऑडिटर है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर हो रहा है, उसके बेसिस पे वो प्रोसीजर अप्लाई करे जा रहे हैं एंड फैक्चुअल फाइंडिंग्स की रिपोर्ट दी जा रही है। मुद्दा क्या है, ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करा जा रहा है। दिस इज योर SRS 4400, ठीक है, यू कैन रीड दिस। अच्छा, ICAI स्टडी मटेरियल का कंटेंट इज़ नॉट वेरी गुड हियर, ठीक है, बहुत गंदा कंटेंट इन्होंने दे रखा है, क्या करे, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में दे दिया, अच्छे से समझाया भी नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ SRS 4410, कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट, देखो क्या होता है, एक्स लिमिटेड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन
एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने किसी, यहाँ पे वर्ड क्या प्रैक्टिशनर यूज होता है, पर कुछ कॉमन, कुछ इसमें मतलब तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो वर्ड यूज़ हो रहा है बस मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिशनर पॉइंट होता है असिस्ट मैनेजमेंट इन कंपाइलेशन। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कंपाइलेशन करना थोड़ा सा टफ काम है। क्यों? इंडियस का सपोज करो बेसिक अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग तो कर दी, सी जनरल एंट्री ये सब मार दी, बट यार तुम समझो ना, इंडियस में इतने बड़े इंडियस या एएस कुछ भी ले लो, डिस्क्लोजर्स भर भर के है। ठीक है, तो वो भाई मैनेजमेंट को आता नहीं है इतना। मैनेजमेंट धंधा करेगा या डिस्क्लोजर्स के बारे में नॉलेज रखेगा, तुम भी सोचो। तो उसने क्या करा है, बोला भाई एक आओ यार तुम मेरे को असिस्ट करो। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो पढ़ के आए हो तुम। अल्टीमेटली व्हाट प्रैक्टिशनर विल बी डूइंग, ही विल बी असिस्टिंग मैनेजमेंट इन कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या समझ में आती है क्या? ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या कोई रिपोर्ट हम, क्या कोई ओपिनियन हम दे रहे हैं क्या? नहीं मेरे भाई, हम बस कंपाइलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे रिपोर्ट बना दी जाती है, रिपोर्ट कंपाइलेशन पे। ठीक है, कोई भी ओपिनियन नहीं दिया जाता, ये मुद्दे की बात है। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? दिस इज योर SRS 4410, an engagement in which excuse me, an engagement in which practitioner may be called upon to assist management with the preparation presentation of historical financial information without obtaining assurance on that information. Such type of compilation engagement fall in the category of related services, and the practitioner issues a report clearly stating that it is not a assurance engagement and no opinion is being expressed. ठीक है, बात समझ में आती है? देखो बात करने को इस पे बहुत कुछ है, बट आई हैव टू लिमिट, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम्हारे एग्जाम के लिए कितना रेलिवेंट है। जितना रेलिवेंट है अपन उतना ही पड़ेगा। इफ़ यू गो एंड चेक द स्टडी मटेरियल में यही कंटेंट है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इससे बेटर कंटेंट हो सकता था। यस, आईसीआई कुड हैव गिवन बेटर ओवरव्यू, बट हाँ, जितना अपन ने अंडरस्टैंडिंग करी है मोर देन इनफ है भाई। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? दिस इज योर मेन पॉइंट ऑफ नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस टॉपिक ऊपर ऑलरेडी कवर था, नॉन अश्योरेंस आपका हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। ये सब आप आईसीआई स्टडी मटेरियल का खोलोगे तो चैप्टर नंबर 1 का कवर है। चैप्टर नंबर 1 के हमने सारे कंसेप्ट बूस्टर अच्छे से डिस्कस कर लिए। अच्छा, व्हाट यू विल बी डूइंग, अगर आप फास्ट ट्रैक कर रहे हो तो आपको तो चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये, अगर आपने ऑडिट ही नहीं देखी, तो मेरा क्या सजेशन है, साथ में ये कंप्लीट करने के बाद में मैराथन का, मैराथन फर्स्ट डली हुई है, उसमें चैप्टर नंबर 1 का पूरा डिस्कशन हो रखा है, A to Z डिटेल्ड में। ठीक है, वो आप कवर अप कर लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपका आईसीएस स्टडी मटेरियल का पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं इस फास्ट ट्रैक बैच में स्टैंडर्ड वाइज चलूँगा। ठीक है, बट आई विल मेक दिस थिंग फॉर यू, कि मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। डन? चलो भाई, वीडियो को लाइक कर देना भाई, और बहुत अच्छा लगेगा मेरे को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। इट विल हेल्प मोर एंड मोर पीपल। एंड डू कमेंट्स, आपको कैसा लग रहा है, क्या मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, नोट्स नोट्स मैं जितना कर सकता हूँ ना इस बैच के अकॉर्डिंग, उतना मैं आपके लिए नोट्स आपको बनवा रहा हूँ। बट डिटेल जो होता है ना, जो रेगुलर बैच होते हैं उसमें तो एक एक टॉपिक पे मेरे पूरे नोट्स बने हुए होते हैं प्रॉपर तरीके से। एक एक टॉपिक पे अपन नोट्स बनाते हैं, बट यहाँ पे अपन जितना रेलिवेंट नोट्स बना रहे हैं उतना ठीक है। डन? चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।
नोट करो इसको भाई।